हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है ड्राइव्ड यूनिट के फॉर्मूले से उनकी डेफिनेशन बनाना, परिभाषा बनाना और उनके जो है यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, उन मात्रकों को निकालना फॉर्मूले की सहायता से। और इनके मात्रकों के मध्य में एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और आरपीएस मात्रक, इन मात्रकों के संबंध में क्या संबंध होता है उस संबंध को हम देख रहे हैं स्टूडेंट। जैसा कि स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और चाहे आपका टेक्निकल एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो स्टूडेंट इसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए। आज हमारा 5वां पार्ट चलने जा रहा है और 5वें पार्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट चाल पर। हमने ये आपको कंप्लीट करा दिया था क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में और वेग के बारे में। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया आपको जो है। अब हम चलते हैं चाल के बारे में जानते हैं। चाल क्या चीज़ है, ठीक है ना। चाल क्या है, चाल किसे कहते हैं, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल की एसआई यूनिट, चाल की सीजीएस यूनिट, चाल की एफपीएस यूनिट, और इन तीनों यूनिट्स के मध्य में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम जो है चाल। चाल क्या है, चाल का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है स्टूडेंट दूरी बट्टे समय। अच्छा, चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, तो एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और समय को हम टाइम बोलते हैं, तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका जो फॉर्मूला है ये सिंबल के रूप में इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न राशि होगी हमारी चाल जो है, ठीक है ना। इसके फॉर्मूले से इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले से इसकी क्या बनानी है, हमें डेफिनेशन बनानी है। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट क्या बन जाएगी फॉर्मूले से। अब हम ये कहेंगे यहाँ कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट। अब चलते हैं इसके मात्रक की ओर। इसका मात्रक क्या बनाएंगे हम जो है, ठीक है ना। हमें मात्रक कौन कौन से देखने हैं, एसआई मात्रक भी बनाना है हमको, सीजीएस भी बनाना है और एफपीएस भी बनाना है। तो ये तीनों जो मात्रक हमारे निकल आएंगे, इन मात्रकों के मध्य में हम क्या देखेंगे, रिलेशन भी देखेंगे कि इनके मात्रकों के मध्य में क्या रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चर्चा करते हैं हम पहले एसआई मात्रक। एसआई मात्रक पर चर्चा करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा, तो स्टूडेंट इसका एसआई मात्रक बनाने के लिए हमें दोनों का एसआई यूनिट पता होना चाहिए। दूरी का भी एसआई यूनिट हमें पता हो और समय का भी एसआई यूनिट पता हो, तब हम किसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, चाल का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो दूरी, अब दूरी क्या होती है, दूरी का एसआई यूनिट क्या बनेगा। दूरी, जैसा कि मैंने अपने पार्ट 4 में कंप्लीट कराया था, दूरी, विस्थापन, आयतन, क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने दूरी और विस्थापन को काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। तो अब थोड़ा सा इसमें जान लीजिए दूरी क्या है, जब ये टर्म यहाँ आया है तो, ठीक है ना। दूरी क्या होती है कि एक पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया और आप आगे दूसरे पॉइंट पर यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पॉइंट पे ना रुककर हम उसी पॉइंट पे अपने वापस आ गए, जहाँ से चले वहीं वापस आ गए। तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ से लेकर इतनी लंबाई हमने तय की। तो कहने का मीन्स ये होता है कि संपूर्ण मार्ग की लंबाई, तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। जो लंबाई का यूनिट होता है वही दूरी का यूनिट होता है। तो कहने का मीन्स क्या है, संपूर्ण मार्ग की लंबाई, संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं हम जो है, दूरी कहते हैं। संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। जो लंबाई का यूनिट क्या होता है, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर होता है। तो एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग दूरी का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि दूरी क्या है, एक लंबाई है, टोटल लंबाई है। तो स्टूडेंट अब हमें दूरी का यूनिट पता चल गया। दूरी का यूनिट एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होता है, मीटर होता है। अब समय का यूनिट क्या होता है एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग समय का मात्रक होता है सेकंड।
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, डिवाइड हो रहा है डिवाइड, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो क्या बन गया इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कहें या एमकेएस यूनिट कहें, बात एक ही है। ये इसका कौन सा यूनिट बन गया, एसआई यूनिट कहें या एमकेएस यूनिट कहें, चाल का एसआई यूनिट क्या बना, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट इसका हम सीजीएस यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो सीजीएस यूनिट बनाने के लिए दोनों का हमें कौन सा यूनिट लगाना पड़ेगा, दूरी का भी सीजीएस यूनिट लगाना पड़ेगा और समय का भी सीजीएस यूनिट लगाना पड़ेगा। अब दूरी को हम जो है, दूरी को सीजीएस पद्धति की अकॉर्डिंग किस में मेजर करते हैं भाई, एमकेएस पद्धति हमसे क्या कहती है, एम फॉर मीटर, दूरी को आप किस में, लंबाई को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। सी फॉर सेंटीमीटर, दूरी को लंबाई को आप किस में मेजर करोगे, सीजीएस पद्धति की अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में। एपीएस पद्धति क्या कहती है कि दूरी हो या लंबाई हो, ठीक है, उसको आप किस में मेजर करोगे, एफ फॉर फुट, ठीक है। ये के बोलता है किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान को आप किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में। जी कहता है कि द्रव्यमान को आप जो है ग्राम में मेजर करोगे, जी फॉर ग्राम। पी कहता है द्रव्यमान को आप किस में, पी फॉर पाउंड में मेजर करोगे। एस फॉर समय, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सेकंड, समय को आप किस में मेजर करोगे, सेकंड में। एस फॉर सेकंड, एस फॉर सेकंड, समय को आप तीनों पद्धति के अकॉर्डिंग किस में मेजर करोगे, सेकंड में ही मेजर करोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ चलते हैं, सीजीएस यूनिट बना रहे हैं, तो जहाँ दूरी का मात्रक आपने मीटर लगाया है वहाँ सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग आप किस में मेजर करोगे, दूरी को, लंबाई को किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग। तो सेंटीमीटर अपन समय को किस में मेजर किया जाएगा, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे एसआई पद्धति कहें, चाहे सीजीएस, चाहे एपीएस, तो समय को किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसका कौन सा यूनिट बन गया, सीजीएस यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका सीजीएस यूनिट बन गया। अब इसका एपीएस यूनिट हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसका एपीएस यूनिट क्या बन जाएगा, जहां आपने दूरी को किस में, सेंटीमीटर में मेजर किया है, वहां एपीएस पद्धति के अकॉर्डिंग आप किस में मेजर करोगे, एफ बोले तो फुट में। दूरी को आप, लंबाई को आप किस में मेजर करोगे, फुट में। फुट अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये यूनिट हो गया आपका एपीएस यूनिट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये चाल की हमने कौन सी यूनिट निकाल ली, चाल की हमने एसआई यूनिट भी निकाली, सीजीएस यूनिट भी निकाली और एपीएस यूनिट भी निकाली। अब इनके मध्य में, जैसा कि हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एपीएस यूनिट के मध्य में क्या देखना है, हमें संबंध देखना है। अब इनके मध्य में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन का मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर पर सेकंड कितने सेंटीमीटर पर सेकंड सेकंड के बराबर है, और 1 मीटर पर सेकंड कितने फुट पर सेकंड के बराबर है। यह कहने का मीन्स 1 सेंटीमीटर पर सेकंड कितने फुट पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। ये हमको निकालना है यहाँ से। जैसा कि हमने पार्ट 4 में आपको एक रिलेशन बताया था, पार्ट 4 में रिलेशन बताया था कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है और 1 मीटर कितने फुट के इक्विवेलेंट होता है। तो वो रिलेशन स्टूडेंट ये था कि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में ही आपका होता है 3.3 फुट। 1 मीटर में ही आपका कितना होता है, 3.3 फुट होता है। कहने का मीन्स ये है कि 100 सेंटीमीटर कितने फुट के इक्विवेलेंट होता है, 3.3 फुट के इक्विवेलेंट होता है। तो हमको यहाँ रिलेशन निकालने का मतलब ये था कि 1 मीटर, हम जानना चाह रहे हैं कि 1 मीटर पर सेकंड जो है कितने सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है और कितने फुट पर सेकंड के बराबर है। 1 मीटर ही कितने सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है और 1 मीटर ही कितने फुट पर सेकंड के बराबर है, ये जानना चाह रहे थे हम। तो जैसा कि हमने ये रिलेशन पढ़ा था, इस रिलेशन के माध्यम से हम इसका रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो कितने की जगह पर कितना लग जाएगा, यहाँ 100 लग जाएगा। सेकंड को हमें चेंज नहीं करना है, सेकंड तो सेम ही रखना है हमको, केवल मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, और मीटर को ही किस में कन्वर्ट करना है, हमें फुट में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ कितना फुट होता है 1 मीटर में, 1 मीटर में मैंने जैसे आपको बताया कि 3.3 फुट होता है। कितना होता है, 3.3 फुट। तो ये चाल की जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एपीएस यूनिट के मध्य में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। हमको ये पता चल गया कि 1 मीटर पर सेकंड कितने सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर होगा और कितने फुट पर सेकंड के बराबर होगा। ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक नई बात और हम इसमें बता दें आपको, जो है
कि जैसे कि चाल जो है, चाल को जो मेजर करता है, जैसे हमारी गाड़ी में जो मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, वो स्पीडोमीटर क्या करता है कि वो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में मेजर करता है। किस में मेजर करता है? किलोमीटर प्रति घंटे में मेजर करता है। तो उस किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करोगे? बहुत से न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे, उसमें यही चेंज करने के लिए आता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो ये रिलेशन हम जानेंगे। ये रिलेशन कैसे निकालेंगे? मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है? हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। या हम ये कहें कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कोई एक चीज़ कर लेते हैं हम पहले। यहाँ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है? किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ क्या काम किया? इस मीटर को हमने किस में चेंज करना है? किलोमीटर। आगे क्या लगाया हमने? किलो लगाया। किलो जो कि हमारा क्या है? एक प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स को लगाना और हटाना मैंने आपको समझा दिया है। प्रीफिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हो आप, जो है प्रीफिक्स को कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल रखी है। 3 वीडियो डाल रखी हैं, सॉरी। तो मीटर के आगे हमको क्या लगाना है? किलोमीटर लगाना है। और सेकंड को किस में चेंज करना है? मुझे घंटे में चेंज करना है। जैसा कि मैंने सेकंड और घंटे का रिलेशन आपको बताया था। सेकंड और घंटे का क्या रिलेशन होता है? हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है आपका? 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 इंटू 1 मिनट है। 1 मिनट की जगह पे 1 मिनट की वैल्यू रखेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा? मिनट किस में चेंज हो गया? सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ हमको क्या करना था? सेकंड को किस में चेंज करना था? घंटे में चेंज करना था। तो ये 60 इंटू 60 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। बोले तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेकंड का घंटे से क्या रिलेशन आएगा? 1/3600। 1/3600 क्या हो जाएगा? घंटे। ये चीज़ मल्टीपल में है। यहाँ मल्टीपल वाली राशि जो है दूसरे पक्ष में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस में चली जाती है? डिवाइड में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो चलेगी भाग में। तो अब हम आसानी से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, 1 मीटर को किस में बनाना है? मुझे किलोमीटर में बनाना है। तो कितना किलोमीटर होता है यहाँ? सॉरी, चलो ये हमें देखना था। तो हम स्टूडेंट यहाँ जानते हैं कि 1 मीटर बटे सेकंड है, इसी को हमें चेंज करना है। तो मीटर के आगे क्या लगाना था? किलो लगाना था। मीटर के आगे, इस मीटर के आगे क्या लगाया? किलो। तो किलो लगा रहे हैं तो कितने से भाग करेंगे? 10³ से। किलो प्रीफिक्स की वैल्यू होती है ये किलो की, 10³ अब सेकंड को किस में चेंज करना है हमें? सेकंड नीचे ही तो रखा हुआ है इसके भाग में। तो सेकंड की जगह पर हम कितना लगा देंगे? 1h/3600 इंटू कितना? 1h/3600। ठीक है। अब ये 3600 आपका कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी चेंज होके? 3600 डिवाइडेड बाई 10³ को हम क्या बोल देंगे? 1000। और ये क्या चल रहा है ऊपर? किलोमीटर। और नीचे क्या रह गया? h, घंटा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये 2 से कितनी बार? 18 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया? 1 मीटर पर सेकंड बराबर हो गया क्या? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रिलेशन आपको पूछा जाता है चेंज करने के लिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको याद कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ हमें ये देखने के लिए मिला कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। 18/5 से हम यदि मल्टीप्लाई कर दें, मीटर पर सेकंड की वैल्यू में 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। अब बात यहाँ ये आ जाए कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, अब ये ना पूछ के सवाल, अब सवाल आपका क्या आ जाए? अब सवाल आपका ये आ जाता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? ये आपका सवाल आ गया। तो तब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे?
आप देख रहे हो आप यहाँ कि 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकाली है आपने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इसका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 5 चला गया, 5 1 5 और नीचे कितना आ जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा 5/18। इधर क्या लगा हुआ है, मीटर पर सेकंड, तो इसके पीछे मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये जनरली आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में लगेगा आपको टाइम, और एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि जितनी की आप कैलकुलेशन कर लो। जितनी चीज़ें आपको याद होंगी तो उतना ज़्यादा बेटर होगा, समय बचेगा आपका। तो ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हमने कैसे चेंज किया, तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मीटर पर सेकंड छोटा है, अब हमें किस में बनाना है, बड़ी वैल्यू में बनाना है। बड़ी वैल्यू होगी किलोमीटर, तो बड़ा ऊपर रखना है, 18 ऊपर रखना है आपको, ठीक है। अब ये किलोमीटर है, बड़ा है, और बड़े से आपको किस में चेंज करना है, छोटे में, मीटर में। तो बड़ी वो छोटा है तो छोटी वैल्यू ऊपर रख दीजिए आप 5, मतलब आपका 5/18 का खेल है, ठीक है ना। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कब करोगे, जब आप बड़ी वैल्यू में बना रहे हो किलोमीटर प्रति घंटे में। अब छोटी वैल्यू में मीटर पर सेकंड में बना रहे हो तो 5/18 से गुणा कर दोगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप जनरली इसको याद कर सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो बहुत जल्दी कर सकते हो। तो ये चाल के बारे में अपना पूरा मैटर खत्म हो गया। इसका हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले से इसकी क्या देखी, डेफिनेशन देखी, और डेफिनेशन देखने के बाद में इसका एसआई यूनिट हमने निकाला, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट हमने निकाला, ठीक है। ये यूनिट्स निकालने के बाद में इन तीनों यूनिट्स के मध्य में चाल की ये तीनों यूनिट हो गई हमारी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट पर सेकंड। तो इनमें हमने क्या देखा, रिलेशन देखा। वो रिलेशन हमने किससे देखा, 1 मीटर में हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में ही आपका कितना फुट होता है, 3.3 फुट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिलेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमने एक रिलेशन और देखा मीटर पर सेकंड का, किससे, किलोमीटर प्रति घंटे से देखा, ठीक है ना। जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको मिलते हैं, उनमें चेंज करने के लिए आता है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे तो वो मैंने आपको बताया। यहाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हमने कैसे चेंज किया। मीटर के आगे क्या लगाना था, किलो लगाना था। किलो क्या था, एक हमारा प्रीफिक्स था, और प्रीफिक्स को कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। प्रीफिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्रीफिक्स वाले का। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं त्वरण की ओर। त्वरण क्या होता है, ये रफ कर देते हैं यहाँ से। अब स्टूडेंट देखते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग बट्टे समय। त्वरण क्या होता है स्टूडेंट, वेग बट्टे समय। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, समय से भाग लग गया, किस में भाग लगा, वेग में, ठीक है ना। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि समय से भाग लगाने को हम क्या बोल देते हैं, परिवर्तन की दर। और किसके परिवर्तन की दर बोलेंगे, जो ऊपर रखा है उसके परिवर्तन की दर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें समय से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको हम परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण बोल देते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं इसकी, जो है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका सिंबल के रूप में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, और समय को हम टाइम बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सिंबल के रूप में ये फॉर्मूला बन गया, a = v/t, ठीक है स्टूडेंट।
अब इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के बाद में हम देखते हैं इसका यूनिट, ठीक है ना। यूनिट हमें कौन कौन से देखने हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कौन सा यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट देखते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, तो इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए वेग का हमारे पास एसआई यूनिट होना चाहिए और टाइम का एसआई यूनिट होना चाहिए, तब हम किसका एसआई यूनिट निकाल पाएंगे, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट निकाल पाएंगे। तो अब स्टूडेंट वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे कि वेग को मैंने बताया था आपको, विस्थापन से क्या बना, विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, विस्थापन था आपका डी, विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, वेग बोला। कैसे वेग बोला, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर बोले तो डी ओवर क्या हो जाएगा, समय से भाग। परिवर्तन की दर का मतलब क्या है कि किस में भाग लगाना है, विस्थापन में भाग लगाना है समय का। तो ये क्या हो गया आपका, वेग हो गया, वेग का फॉर्मूला बन गया। अब वेग से ही आपका क्या बना, वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, त्वरण बोला। क्या बोला, वेग बट्टे समय। यही तो आपका चेन सिस्टम चल रहा है। चेन सिस्टम क्या था, विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने वेग बोला और वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, त्वरण बोला। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वेग बट्टे समय। वेग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, विस्थापन बट्टे समय। परिवर्तन की दर का मतलब है किस में भाग लगाना है, ऊपर क्या चल रहा है आपका विस्थापन, विस्थापन में हम किससे भाग लगा देंगे, समय से भाग लगा देंगे। अब वेग का यूनिट हमें निकालना है। अब यहाँ क्या आ रहा है, d/t आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने पार्ट 4 में आपको बता दिया है विस्थापन, दूरी और वेग के बारे में, इसके बारे में सब कुछ बता रखा है मैंने, पर फिर भी एक बार ये टर्म्स यहाँ आ रहा है तो हम एक बार बता देते हैं आपको। तो v बराबर क्या हो गया, d/t हो गया। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबा दूरी होती है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये प्रारंभिक पॉइंट था, आरंभिक बिंदु था, और आप स्ट्रेट लाइन में एकदम परपेंडिकुलर आप इस पॉइंट पर चले गए, ठीक है ना। तो इसी की लंबाई को आप क्या कहेंगे, इसकी लंबाई को, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी को, इन दो पॉइंट के बीच की लंबाई को आप क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। विस्थापन क्या है, ये एक प्रकार की लंबाई तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ही आपने विस्थापन बोला है। लंबाई को आप किस में मेजर करते हो, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में मेजर करते हो, और विस्थापन को भी तो आप किस में मेजर करोगे, जब ये लंबाई है तो इसको भी तो आप मीटर में मेजर करोगे एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट बन गया, वेग का यूनिट बन गया। तो अब वेग का यूनिट क्या बना स्टूडेंट हमारा, मीटर अपॉन सेकंड। अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ऐसा ही पद्धति के अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट निकालना है। ये कौन सा यूनिट है हमारा, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट कहें या एमकेएस यूनिट कहें, बातें की है। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर अपॉन सेकंड चल रहा है। तो अब सेकंड के पास में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। ये इसका ऐसा यूनिट निकल आया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका सीजीएस यूनिट निकालना चाह रहे हो, तो अब हमें ये पता है ये मीटर किसका यूनिट है, लंबाई का यूनिट है। तो अब हमें किस में चेंज करना है इसको, लंबाई को अब हमें लंबाई का यूनिट जो है किस में निकालना है, हमें सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग निकालना है। सीजीएस पद्धति क्या कहती है कि लंबाई को आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में मेजर करोगे। और एफपीएस क्या कहती है कि लंबाई को आप किस में मेजर करोगे, फुट में मेजर करोगे। जहाँ आपका मीटर आ रहा है तो वहाँ सेंटीमीटर लग जाएगा, तो वो सीजीएस में बन जाएगा। और जहाँ आपका मीटर आ रहा है और वहाँ आप फुट रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो एफपीएस में बन जाएगा। तो अब हमें सीजीएस बनाना है इसका, तो मीटर की जगह पे हम क्या कर दें, सेंटीमीटर कर दें, तो ये सीजीएस यूनिट बन जाएगा इसका। तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसका यदि आपको एफपीएस यूनिट बनाना है तो यहाँ सेंटीमीटर सीजीएस में लंबाई का मात्रक है, ठीक है ना। तो आपको एफपीएस में बनाना है, तो एफपीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। तो यहाँ आप क्या रख दोगे, फुट रख दोगे। फुट अपॉन क्या हो जाएगा, समय का मात्रक तो वही सेकंड ही होता है, कोई सी पद्धति आप उठा के देख लें। तो सेकंड है, तो यहाँ सेकंड पर स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर चला दिया। तो फुट पर सेकंड ये कौन सा यूनिट हो गया, इसका एफपीएस यूनिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे यूनिट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसा यूनिट हमने फॉर्मूले से कैसे बनाया, सीजीएस यूनिट कैसे बनाया और एफपीएस यूनिट कैसे बनाया, ठीक है।
अब इन यूनिट्स के मध्य में, यूनिट्स हमने निकाल ली, अब इन यूनिट्स के मध्य में आप रिलेशन जानना चाह रहे हो, तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे? वही रिलेशन हमें क्या देखना है, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर तो नीचे सबके चल रहा है, ठीक है, परंतु हमें ये देखना है यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ फुट है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है और 1 मीटर कितने फुट के इक्विवेलेंट होता है। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है और 1 मीटर ये आपका 3.3 फुट के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या बन जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और 3.3 फुट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, जो है रिलेशन तो आप निकाल लोगे, मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर और 1 मीटर में कितना फुट होता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट चलते हैं हम कोणीय वेग की ओर। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग अब स्टूडेंट कोणीय वेग कोणीय त्वरण दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये। कोणीय त्वरण दोनों के फॉर्मूले हम देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपने क्या देखा, विस्थापन से आपका क्या बना, विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, वेग बोला। ठीक है स्टूडेंट, वेग बोला, वेग को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v बराबर आपका क्या फॉर्मूला बन गया था, विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन में किसका भाग लगाना है, परिवर्तन की दर शब्द आ रहा है तो t का भाग लगाना, तो ये बन गई। ठीक है ना, विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, वेग बोला, और वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला स्टूडेंट, त्वरण बोला। त्वरण को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, v/t हो जाएगा, ए बराबर v/t हो जाएगा। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने वेग बोला, और वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला, त्वरण। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ शब्द आगे क्या लग रहा है स्टूडेंट, वेग से आगे कोणीय शब्द लग रहा है, त्वरण से आगे कौन सा शब्द लग रहा है, कोणीय शब्द लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही ये विस्थापन होगा तो विस्थापन के आगे कौन सा शब्द लग जाएगा, कोणीय शब्द लग जाएगा। विस्थापन के आगे हम कौन सा शब्द लगा देंगे, कोणीय शब्द लगा देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग। बिल्कुल उसी से रिलेट करके चलते हैं हम, जो है विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने वेग बोला। तो अब यहाँ शब्द क्या आ रहा था, कोणीय शब्द आ रहा था, सब में क्या लग जाएगा, कोणीय शब्द लग जाएगा। तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हमने क्या बोल दिया, वेग, और कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देंगे, कोणीय त्वरण बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक दूसरे से चीज़ों को आप रिलेट करके चलोगे तो आसानी से आपको याद रहेंगी। तो ये क्लियर हो गया। अब ये कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन को हम बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय विस्थापन बोलते, कोणीय विस्थापन बोले तो कोण में कितने डिग्री का विस्थापन हो रहा है, कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, एक रेफरेंस लाइन से हम चलते हैं तो उससे चलने के बाद में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोणीय विस्थापन बोले तो थीटा। अब कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको। एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला देख रहे हैं हम, पहले परिभाषा आपको बाद में बताएंगे। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसके परिवर्तन की दर बोला आपने, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट किया, थीटा। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर शब्द नाम लिया तो समय से भाग लगा दिया, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, θ/t हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ कोणीय त्वरण की बात करेंगे। जैसे आपने ये त्वरण बनाया, कैसे, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला आपने, त्वरण बोला। तो अब यहाँ कोणीय शब्द आ रहा है तो यहाँ भी कोणीय शब्द है, तो कोणीय त्वरण परिवर्तन की दर को, ठीक है ना, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं,
कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय वेग क्या हो गया आपका ओमेगा, और परिवर्तन की दर शब्द नाम लिया तो किससे भाग लगाना है, टी से भाग लगाना है। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोल दिया, कोणीय त्वरण बोल दिया। बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करके चलोगे, सेम टू सेम चीजें हैं बस, ठीक है ना। यहाँ केवल विस्थापन वेग त्वरण आ रहा है, यहाँ इनके सामने क्या लग गया, कोणीय कोणीय शब्द लग गया है, ठीक है। तो इनके सबके फॉर्मूले आपको याद हो गएंगे, ये याद हो गया आपको। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले कोणीय विस्थापन को समझाते हैं कि ये कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो स्टूडेंट कोणीय विस्थापन क्या है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर आपने क्या ले लिया, वृत्ताकार मार्ग ले लिया। वृत्ताकार मार्ग जैसे आपने क्या ले ली, घड़ी ले ली। तो ये घड़ी की कौन सी सुई ले ली आपने, घंटे की सुई ले ली। ये एट ए टाइम कितनी पोजीशन पे है, 12 बजे वाली पोजीशन पे है, ठीक है स्टूडेंट। तो 12 बजे ये घड़ी की सुई जो है कितने पे है, मान के चलते हैं 12 बजे बोले तो 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है। अब यहाँ से ये आगे 1 बजे आएगी, 1 बजे से आगे 2 बजे आएगी, और 2 से आगे 3 पर आएगी। तो ऐसे ही अपना क्या करती रहेगी, ये ऐसे ही घूमती रहेगी ये, तो ऐसे घूमेगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि अपनी ये प्रारंभिक स्थिति इसकी ये थी, अब यहाँ से ये आ गई कितने पर, 3 पर आ गई। तो 3 पर आने पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित हुआ, ये कोणीय विस्थापन बोला जाएगा। वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु, वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु जो है कितने डिग्री का कोण बना रही है केंद्र पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने विस्थापन क्या देखा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच चली गई दूरी को हमने क्या बोला, और ये चली गई दूरी कैसी थी, एकदम स्ट्रेट लंबवत थी बिल्कुल जो है, ठीक है ना, एकदम सीधी, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को ही तो आपने क्या बोला, विस्थापन बोला। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को आपने विस्थापन बोला। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में आपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित किया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोणीय विस्थापन बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ से यहाँ न रुक के ये सुई आपकी कहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए, तब ये आपका कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, तब ये इतने डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ये सुई यहाँ से चलकर यहाँ न रुके, कहीं ना रुके, कहाँ जाए, अपनी पूर्व स्थिति पे ही आके रुके। जहाँ से ये चली थी वहीं आके ये क्या हो गई, रुक गई। तो ये कितने डिग्री का कोण अंतरित कर देगी, एक साइकिल इसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो एक साइकिल में कितने डिग्री का कोण बना हमारा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। कहीं भी नहीं रुकी, मतलब दूसरा पॉइंट भी कहाँ मिल गया इसका, यहीं मिला। इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पर हम वापस आ गए, तो कितने डिग्री का विस्थापन किया हमने, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री को हम पाई में चेंज करें तो पाई में स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये, जैसा कि मैंने अपने पहले टॉपिक में बताया आपको, पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब हमें इसको कितना डिग्री बनाना है, 360 डिग्री। जब हमें 360 डिग्री बनाना है तो 2 का मल्टीपल इधर कर दिया और 2 का ही मल्टीपल इधर कर दिया, तो 2 पाई रेडियन में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। एक साइकिल पूरा करने में, ये किसमें, एक साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई, एक साइकिल पूरा करने में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं यहाँ, अब हमें किसका यूनिट निकालना है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन यही हो गई, बस क्या करना है, परिवर्तन की दर शब्द जोड़ना है। किसके परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग, और कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये मैटर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम ये कोणीय विस्थापन आपको समझ में आ गया और कोणीय वेग आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है ना, कोणीय वेग की यूनिट की बात करते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है आपका, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। अब ये कोण में जो विस्थापन हो रहा है उसको किससे रिलेट कर दिया, समय से रिलेट कर दिया, तो क्या बन गया हमारा, कोणीय वेग बन गया, ठीक है। अब कोण है ये, कोण को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है,
कोण का ऐसा यूनिट स्टूडेंट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका क्या बन गया? रेडियन। रेडियन का सिंबल RAD होता है। रेडियन अपॉन क्या हो जाएगा? सेकंड। रेडियन पर सेकंड ये किसका कौन सा यूनिट हो गया? इसका SI यूनिट हो गया। कौन सा यूनिट बन जाएगा? ये SI यूनिट। रेडियन पर सेकंड कौन सा यूनिट बन गया? इसका SI यूनिट बन गया। किसका? कोणीय वेग का। ठीक है स्टूडेंट, रेडियन पर सेकंड। अब हम बात करते हैं कि ये थीटा में जो परिवर्तन हुआ है, एक साइकिल पूरा करने में कितने डिग्री का हुआ? 2 पाई डिग्री का। कितना डिग्री? 2 पाई डिग्री। तो ओमेगा बराबर क्या रख सकते हैं इसकी जगह पे? 2 पाई रेडियन रख सकते हैं। 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे T है। एक साइकिल पूरा करने में कितना डिग्री का, एक साइकिल पूरा करने में कितना डिग्री का कोण में विस्थापन हुआ? 2 पाई रेडियन का विस्थापन हुआ। कितने का? 2 पाई रेडियन का विस्थापन हुआ। तो 2 पाई अपॉन T हो गया। तो 2 पाई अपॉन T को 1 अपॉन T बोल सकते हैं। अब ये एक साइकिल पूरा करने में लगे समय को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी आगे आने वाला है, फिर भी आप यहाँ समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? F बराबर 1 अपॉन T। F बराबर क्या हो जाता है? 1 अपॉन T। ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 अपॉन आवर्तकाल। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एक साइकिल पूरा करने में यहाँ से लेकर यहाँ से चले और यहाँ वापस आ गए, तो इसको हम बोलेंगे एक साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? एक साइकिल। एक साइकिल पूरा करने में कितना समय आपने लिया है? तो एक साइकिल पूरा करने में आपने कितना समय लिया? 1 अपॉन T टाइम लिया। कितना टाइम लिया? 1 अपॉन T टाइम लिया। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? F रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू F। तो ओमेगा बराबर स्टूडेंट क्या निकल के आ गया? ओमेगा बराबर आ गया 2 पाई F। ये आपका जो है रिलेशन आ गया किसमें? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और किसमें? आवृत्ति में। कोणीय वेग और किसमें? आवृत्ति में आपका ये रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। ये आपको देखने के लिए स्टूडेंट कहाँ मिलेगा? AC सर्किट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ आपको समझा दिया है। ये AC सर्किट में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस आप निकालते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हो आप जो है। ठीक है ना, XL XC की वैल्यू आप निकालते हो। तो XL बराबर होता है आपका फॉर्मूला ओमेगा L। क्या होता है? ओमेगा L। तो ओमेगा की जगह पे आप कितना पुट करते हो? 2 पाई F ही तो पुट करते हो। तो वो स्टूडेंट यहाँ से निकल के आया आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी बातें आगे हम डिटेल में क्लियर कर देंगे आपको। तो ये समझ लीजिए आपको ये ओमेगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। ये कोणीय वेग भी बोल देते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति भी बोल देते हैं। कोणीय आवृत्ति शब्द नाम भी दे देते हैं इसको जो है। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये मैटर आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसका SI यूनिट भी क्लियर हो गया और ओमेगा का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन भी यहाँ क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। कोणीय वेग की क्या हो गई? थीटा। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हमने क्या बोल दिया? कोणीय वेग। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम जो है कोणीय त्वरण की ओर। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हमने क्या बोल दिया है? कोणीय त्वरण। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हमने क्या बोला? कोणीय त्वरण बोला। तो इसको हम यहीं देख लेते हैं। इसका SI यूनिट डेफिनेशन तो हो गई। कोणीय, ये ओमेगा क्या है आपका? कोणीय वेग। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हमने क्या बोल दिया? कोणीय त्वरण। तो इसका SI यूनिट हम देखते हैं। तो ओमेगा का SI यूनिट हमको पता होना चाहिए, T का भी SI यूनिट पता होना चाहिए। ओमेगा का SI यूनिट क्या होता है? रेडियन अपॉन समय का क्या होता है? वो ओमेगा का होता है रेडियन बट्टे सेकेंड, रेडियन बट्टे सेकेंड, और अपॉन क्या हो गया? टाइम का SI यूनिट क्या हो गया? सेकंड। तो सेकंड के पास में आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। रेडियन अपॉन क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। ये इसका वो हो गया, इसका SI यूनिट हो गया, SI यूनिट। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पूरा मैटर क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको बताया किससे रिलेट करके बताया? विस्थापन से रिलेट करके बताया था। विस्थापन से क्या बना आपका? वेग, और वेग से क्या बना? त्वरण। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला? वेग, और वेग परिवर्तन की दर को आपने क्या बोला? त्वरण। अब यहाँ आ जाइए। यहाँ अब आपका आगे कौन सा शब्द लग गया? विस्थापन से आगे शब्द क्या लग गया आपका? कोणीय। ठीक है ना। अब वेग के आगे कौन सा शब्द लग गया? कोणीय।
त्वरण के आगे कौन सा शब्द लग गया? कोणीय। तो अब ये कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया। अब ये कोणीय विस्थापन से आपका क्या बन जाएगा? कोणीय वेग, और कोणीय वेग से आपका क्या बन जाएगा? कोणीय त्वरण। जैसे विस्थापन से वेग और वेग से त्वरण, जैसे ही यहाँ कोणीय विस्थापन से कोणीय वेग से कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को अब इसमें किससे भाग लगा दें? समय से भाग लगा दें, तो क्या बन जाएगा? कोणीय वेग बन जाएगा। अब कोणीय वेग में हम समय से भाग लगा दें, देखो समय से यहाँ भाग लगाया हमने, कोणीय वेग में किससे? समय से भाग लगाया हमने, तो हमारा क्या बन गया? कोणीय त्वरण बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा मैटर जो है। कोणीय विस्थापन क्या होता है कि कोणीय विस्थापन होता है आपने किसी बिंदु से, एक बिंदु से चलना स्टार्ट किया और लास्ट आपने कहाँ किया है? उसी बिंदु पे किया है। तो ये आपका मैक्सिमम विस्थापन कितना हुआ? एक साइकिल आपने पूरा किया। तो एक साइकिल में आप कितने डिग्री घूम जाते हो? 360 डिग्री घूम जाते हो। अब 360 डिग्री को आपने किस में चेंज किया है? पाई में। पाई बोले तो क्या? रेडियन। पाई बोले तो रेडियन। रेडियन में आपने चेंज किया है, तो थीटा बराबर 2 पाई रेडियन हो गया आपका। कितना हो गया? थीटा बराबर 2 पाई रेडियन बोला जाएगा। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन चले आप तो 2 पाई रेडियन मैंने यहाँ रख दिया, थीटा की जगह कितना रख दिया? 2 पाई। एक साइकिल में कितना चले आप जो है? 2 पाई अपॉन क्या चल रहा है? टी। तो 2 पाई इंटू 1/t। 1/t को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एफ बराबर 1/t। तो 1/t की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? एफ रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है कि ओमेगा का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन होता है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का आवृत्ति से क्या रिलेशन होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो कोणीय वेग भी क्लियर, कोणीय त्वरण भी क्लियर। अब चलिए हम जो आवृत्ति की ओर, आवृत्ति जहाँ तक है आपको यहाँ क्लियर हुई होगी। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल पर तो ये यहां से रफ करते हैं स्टूडेंट हम। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम आवृत्ति की ओर। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल। अब इसका जो है सिंबल के रूप में फॉर्मूला देखें तो सिंबल के रूप में फॉर्मूला क्या बन जाता है? आवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको जो है, और आवर्तकाल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाता है? 1/t हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? एफ बराबर 1/t। ठीक स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का आप एक पुराना मात्रक याद कीजिए। पुराना मात्रक इसका क्या था? पुराना यूनिट क्या था इसका? पुराना यूनिट था साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड था। क्या था स्टूडेंट? साइकिल पर सेकंड। तो यहां इस मात्रक से हमें इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। एक सेकंड में, कितने में? एक सेकंड। साइकिल पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड में पूरे किए गए साइकिलों की संख्या। एक सेकंड में कितने साइकिल पूरा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया था वृत्ताकार मार्ग पर ये घड़ी की सुई थी हमारी 12 बजे। ठीक है, तो इसने कितना साइकिल पूरा किया? 1/t टाइम में एक साइकिल पूरा किया था। 1/t टाइम में कितना साइकिल पूरा किया था? एक साइकिल। अब ये कितने साइकिल पूरा कर रही है ये हमें पता नहीं है। ठीक है ना, एक सेकंड में। अब फ्रीक्वेंसी हमारी जो है, अब एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, 50 साइकिल पर सेकंड होती है। कितनी होती है एसी की फ्रीक्वेंसी हमारी? एसी हमारी ऐसे ही तो चलती है साइकिल बना के, ऐसे चलती है साइकिल बना के, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही तो चलती है स्टूडेंट। तो ये एसी की एक साइकिल कहाँ बोली जाती है? एक साइकिल हमेशा कितने डिग्री पे बोला जाएगा? एक साइकिल कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक चले 360 डिग्री में कितना हो जाता है? एक साइकिल पूरा हो जाता है आपका। तो इसका एक साइकिल कहाँ पूरा होगा? ये 0 डिग्री है, 0 से ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 में 90 प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। फिर 90 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा ये यहाँ, और ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एसी का एक साइकिल भी कितने डिग्री में पूरा हो जाता है? 360 डिग्री में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसने कितने साइकिल पूरे किए? एक साइकिल पूरा किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना,
अब कितने साइकिल पूरा कर लेती है एसी हमारी? 50 साइकिल पूरा कर लेती है 1 सेकंड में। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज जो होती है, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज तो ये हमारा नया मात्रक था इसका फ्रीक्वेंसी का। तो पुराना मात्रक क्या था? इसको हम क्या बोल सकते हैं? 50 साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि 1 सेकंड में इसने कितने साइकिल बनाए हैं। ऐसे 1 सेकंड में इसने कितने साइकिल बनाए? 50 साइकिल बनाए। तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोली गई? 50 हर्ट्ज बोली गई। ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ चलते हैं। टाइम पीरियड है। टाइम को आप किस में मेजर करते हो? सेकंड में मेजर करते हो, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा तो हमने आपको बता दी कि 1 सेकंड में पूरे किए गए साइकिलों की संख्या। क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? 1 सेकंड में पूरे किए गए साइकिलों की संख्या, पूरे किए गए साइकिल्स की संख्या क्या बोला जाता है? आवृत्ति। उसको बोलते हैं हम आवृत्ति। तो अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? 1/t। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम को आप किस में मेजर करते हो? एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग सेकंड में मेजर करते हो। ऊपर कितना चल रहा है? 1। और समय को आपने किस में मेजर किया? सेकंड में, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। एसआई बोले, सीजीएस बोले, एफपीएस बोले, तो उसका तो मात्रक यही रहेगा 1/s। 1/s को आप क्या बोल देते हो? 1/s को आप ऐसे लिख सकते हो, प्रति सेकंड भी बोल सकते हो। उसको क्या बोल सकते हो? 1 प्रति सेकंड, प्रति सेकंड बोल सकते हो। 1/s को क्या बोल सकते हो? 1 सेकंड या प्रति सेकंड। और इसको हमने क्या बोल दिया था? इसको हम बोल देते हैं हर्ट्ज। ये किसके बराबर हो जाता है? हर्ट्ज के बराबर, SZ। और इसका पुराना मात्रक क्या हो जाता है स्टूडेंट? इसका पुराना मात्रक होता है क्या? साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज भी किसके बराबर हो जाता है? साइकिल पर सेकंड के। हर्ट्ज भी किसके बराबर हो जाता है? साइकिल पर सेकंड के। ये इसके कौन से यूनिट है? एसआई यूनिट है। आपको कुछ भी दिया जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताइए, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकंड भी आ सकता है, प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, जिन्होंने की फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में इसका ऐसा यूनिट क्या बना दिया गया? हर्ट्ज बना दिया गया। तो ये भी इसका ऐसा यूनिट है, ये भी इसका ऐसा यूनिट है, और ये भी इसका ऐसा यूनिट है। पर ये कौन सा यूनिट है? इसका पुराना यूनिट है। कौन सा यूनिट है? पुराना मात्रक है इसका, ठीक है। नया हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गई, इसका मात्रक आपको क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है स्टूडेंट। इसका सीजीएस मात्रक बोलें, कुछ भी बोलें, तो सीजीएस में आप टाइम पीरियड को मेजर करोगे तो सीजीएस में भी तो समय को सेकंड में ही मेजर किया जाता है, एफपीएस में भी तो सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो तीनों यूनिट इसके यही रहेंगे, सीजीएस कहें, एफपीएस कहें, या आप ऐसा ही कहें, तो यही यूनिट रहेगा इसका। अब स्टूडेंट हम चलते हैं आगे आवर्तकाल की ओर। आवर्तकाल की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आवर्तकाल को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आवृत्ति नीचे चला जाएगा। तो आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति। तो इसका सिंबल के रूप में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T बराबर 1/f, T बराबर 1/f। तो आवर्तकाल क्या होता है स्टूडेंट? तो आवर्तकाल का अब ये पुराना मात्रक है, इसको हम क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर दें भाई, 1/1 क्या रखेंगे हम जो है यहाँ? 1/आवृत्ति का मात्रक क्या है? साइकिल पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर हो जाएगा, सेकंड पर साइकिल। तो इसका मतलब क्या है? सेकंड पर साइकिल का मतलब क्या है कि एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय, एक सेकंड में, वो एक साइकिल को पूरा करने में, एक साइकिल बनाया 360 डिग्री में, एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय ले रही है? कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है आपकी, करंट या वोल्टेज, ठीक है ना। करंट या वोल्टेज है, वो एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम ले रही है, ठीक है ना। एक साइकिल पूरा करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक साइकिल हो गया। ये कितने समय में इसने पूरा किया है? एक सेकंड में, वो सॉरी, तो क्या बना इससे जो है? सेकंड ऊपर चला गया और साइकिल नीचे हो गया। तो एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय,
क्या बनी इसकी डेफिनेशन, इसका मात्रक क्या बना देंगे हम जो इससे, सेकंड पर साइकिल, सेकंड पर साइकिल। तो एक साइकिल पूरा करने में लिया गया समय क्या बन जाएगी इससे डेफिनेशन इनकी, तो एक साइकिल पूरा करने में लिया गया समय, एक साइकिल पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है आपका, आवर्तकाल। यहाँ हम रखते हैं इसकी यूनिट बनाना चाहें ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, 1/, फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट बनाया आपने, जो है 1/, सेकेंड बनाया, क्या बनाया, 1/, सेकेंड। तो सेकेंड स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड/1 क्या हो जाएगा, सेकेंड ही हो जाएगा, क्या हो गया, सेकेंड हो गया। यहाँ से इसका हम पुराना मात्रक रखें, हर्ट्ज रखें, वो नया मात्रक रखें हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जगह पे, T बराबर 1/f ही तो फॉर्मूला है आपका, तो 1/ क्या रखें आपको, f की जगह पे हम क्या रख देंगे, हर्ट्ज रख देंगे। तो हर्ट्ज के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1/ हर्ट्ज कहें या हर्ट्ज इन्वर्स कहें, हर्ट्ज इन्वर्स कहें, हर्ट्ज कहें 1/ हर्ट्ज कहें या हर्ट्ज इन्वर्स कहें, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला था T बराबर 1/f, T बराबर 1/f। इसके पुराने मात्रक से इसका मात्रक निकालें तो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, 1/, फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक क्या था, साइकिल/सेकेंड, तो यहाँ हमने क्या रखा, साइकिल अपॉन क्या रखा, सेकेंड रखा, साइकिल/सेकेंड। तो सेकेंड स्टूडेंट कहाँ चला गया, ऊपर, तो सेकेंड/ क्या हो गया, साइकिल हो गया, सेकेंड/साइकिल, साइकिल का तो कोई मीन्स है ही नहीं है, साइकिल्स तो एक क्या हो गया, नंबर हो गया, नंबर कोई हमारा यूनिट थोड़ी नहीं होता है। तो क्या निकल के आया, यहाँ से भी क्या निकल के आया, इसका सेकंड ही निकल के आया स्टूडेंट। तो हम आवर्तकाल का यूनिट बोले, आवर्तकाल क्या है, टाइम पीरियड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। और फ्रीक्वेंसी से इसको रिलेट करके चलें तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, T बराबर 1/f, 1/ क्या रख दिया हमने, LZ, हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1/ हर्ट्ज भी बोला जा सकता है, हर्ट्ज इन्वर्स भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने निकाला तो साइकिल/सेकेंड रखा, तो सेकेंड/साइकिल हो गया, तो यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, सेकेंड ही निकल के आ रहा है। साइकिल तो एक क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ भी आपका क्या हो गया, ये सेकेंड ही हो गया। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको आवृत्ति और आवर्तकाल के बारे में खूब अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और आगे हम करेंगे वल, दाब, कार वगैरह, ये सारी हमारी यूनिट्स रह गई हैं। मैं टोटल आपकी जो है टोटल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो बुक में टोटल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को, उन फॉर्मूलों को, सारे यूनिट्स में पूरे करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंदी रहेगा, 2-4 वीडियो इस पर बन जाएंगी हमारी, तो आप घबराएं नहीं, संयम बना के रखें, तो आपका एकदम परफेक्ट करा दूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।